नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आप देख रहे हैं हमारा भारत। देश के महानगर भारत का आईना है, तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट्स। बीड महाराष्ट्र में क्यों हो रही है बच्चों की शादियां और अपशब्द और गालियों के खिलाफ कहां चल रही है मुहिम। शुरुआत हमारी पॉलिटिकल डायरी से। मध्य प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। अगर बीच में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को कुछ समय को छोड़ दे तो साल 2003 से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है। 20 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड लेकर गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे। कहा, बीजेपी ने राज्य को बेमिसाल बनाया है, कांग्रेस भी अपना हिसाब सामने रखे। श्रीमान बंटाधार ने इसका जवाब देना चाहिए, कमलनाथ ने इसका जवाब देना चाहिए। जब जब आपको शासन मिला, घोटाले के अलावे आपने कुछ नहीं किया। आपने बोफोर्स को घोटाला किया, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला किया, सत्यम का घोटाला किया, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का पिछले 20 साल का लेखा जोखा पेश किया और कांग्रेस से उसके 50 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड मांग लिया। उनके निशाने पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ रहे। अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस का दौर घोटालों का दौर रहा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के दौर के 24 घोटाले जनता के सामने रख दिए। प्रदेश का शिक्षा का बजट 2456 करोड़ से 38,000 करोड़ पर पहुंचा। स्वास्थ्य का बजट लगभग 580 करोड़ था, आज 16,000 करोड़ पर स्वास्थ्य का बजट करा है। और 15 महीने कांग्रेस के आरोप पत्र के जिक्र के साथ ही बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आई, जिसमें उसने हर क्षेत्र में अपने कामों का जिक्र किया, जैसे जन जन का गरीब कल्याण, महिला सम्मान, किसान कल्याण, प्रदेश कल्याण, युवा कल्याण, उद्योग को गति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति और कर्मचारी कल्याण। उधर कांग्रेस भी कमर कस रही है। उसने राज्य में दिग्गजों के चुनाव प्रचार का खाका अगले 3 दिन में तैयार करने का दावा किया। 22 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सागर दौरा है। बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर भी कांग्रेस ने तुरंत निशाना साधा। उधर आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को राज्य के दौरे पर सतना पहुंचे। बाकी चुनाव की तरह यहां भी केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियां दी। इनमें 1 साल के अंदर सभी घरों को 24 घंटे बिजली का वादा, सरकारी स्कूल को हाईटेक बनाना, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलना, 3,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, भ्रष्टाचार पर वार, सभी सेवाओं की घर पर डिलीवरी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, ड्यूटी पर शहीद होने वाले पुलिस और सेना के जवानों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा शामिल है। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, मेरे को उठा के दिखा दो, 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने चुनाव के पहले आपको आके कहा हो कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे, हमें वोट दे देना। विधानसभा चुनाव में अब गिनती के 2 महीने बाकी रह गए हैं और ऐसे में चुनावी बिसात पूरी तरीके से बिछ चुकी है। चाहे हम बीजेपी के केंद्रीय दिग्गजों की बात करें या फिर दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बात करें या फिर हम बात करें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की, सभी अब मध्य प्रदेश आ चुके हैं और यहाँ पर अपने राजनीतिक पार्टियों को कैसे मजबूत किया जाए उसमें जुट गए हैं। बीजेपी ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है तो केजरीवाल ने गारंटियां दे दी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी कर दिया है। देखना होगा फिलहाल ये जो तीनों चीजें जारी की गई हैं, इन पर कितना जनता भरोसा करती है और जनता जब वोट का बटन दबाएगी तो किस पर भरोसा जताएगी और इसके साथ ही साथ किसकी 2023 के चुनाव में किस्मत चमकती हुई नजर आएगी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर कांग्रेस की। कांग्रेस ने अपनी नई कार्य समिति का गठन कर दिया है। इसमें राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को भी जगह मिली है। राजस्थान में जल्दी इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में पायलट को कांग्रेस की सबसे शक्तिशाली समिति में जगह मिलना अहम है, खास तौर पर जब सत्ता को लेकर सीएम अशोक गहलोत के साथ उनकी लंबी खींचतान चली है।
और अब हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की बारिश ने जो जख्म दिए हैं वो कभी भर नहीं सकेंगे। भूस्खलन से शिमला में जबरदस्त तबाही हुई। समर हिल के शिव मंदिर में कई परिवारों की 3-3 पीढ़ियों पर काल पहाड़ बनकर टूट पड़ा। शिमला में नियमों को ताक में रखकर अंधाधुंध निर्माण पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। शिमला में प्रकृति का तांडव। 14 अगस्त को सोमवार के दिन बड़ी संख्या में लोग शिव के दर पर शीश नवाने पहुंचे, लेकिन तभी भूस्खलन के चलते पूरा पहाड़ मंदिर पर आ गिरा। इस हादसे में एक ही परिवार के 7 सदस्यों पवन शर्मा, उनकी पत्नी, बेटे, बहू और 3 पोतियों की जान चली गई। पवन शर्मा और एक बच्ची का शव अब तक नहीं मिल पाया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वे प्रशासन से अंतिम दर्शन करने की गुहार लगा रहे हैं। मन में ये है कि अंतिम दर्शन तो हम कर लें। हर परिवार की होती है कि मैं अपने भाई के दर्शन तो कर लूं जाती बार। छोटी छोटी लड़कियां भी, बहू भी, बेटा भी, सब क्या करूं, सीने में पत्थर रखा हुआ है, नहीं देखे जा रहे। अब ना सुना, रो रो के आके तो थक गए, आंसू भी खत्म हो गए। अब क्या करें, हम कहाँ जाए, हमारे रास्ते बंद हो गए, कहाँ जाए इस दरवाजे के लिए। शिमला में हुई तबाही को लेकर लोग और सामाजिक कार्यकर्ता अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। एनजीटी में याचिका दाखिल करने वाले योगिंदर मोहन सेनगुप्ता के मुताबिक 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई। शिमला में उसके भार से ज्यादा कंस्ट्रक्शन, इसे बंद किया जाए। एनजीटी ने 2017 में शिमला में 2.5 मंजिल से ज्यादा बनाने पर रोक लगा दी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बीच में डीसीपी ने एक और गड़बड़ किया। उन्होंने ये एनजीटी के जितने पाबंदियां थे, रेस्ट्रिक्शन थे, उनको तोड़ने का एक बैकडोर तरीका बनाया। वह उन्होंने डेवलपमेंट प्लान बनाया, जो बनाने का हक उनका होता है। मगर वो डेवलपमेंट प्लान में उन्होंने एनजीटी ने जितने रोकथाम लगाया था शिमला को बचाने के लिए, वो सब तोड़ दिया। लोगों के मुताबिक पहले गांव में ज्यादा से ज्यादा 2 मंजिला मकान बनते थे। शहरी क्षेत्रों में सरकारी भवन ही 3 मंजिला बन सकता था, लेकिन अब कोई नियम ही नहीं है, न ही पानी के निकासी की व्यवस्था। पेड़ की कटाई भी हो रही है और हालांकि ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया हुआ है, उसको भी ओपन कर दिया जाता है बीच बीच में। तो ये चीज़ें तो नुकसान करेंगी ही फ्यूचर में। ऊपर तक गवर्नर से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर और कानूनी केस चले हुए कोर्ट में उनकी, इसी पानी की वजह से निकासी का, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो किसको सुना? अब तो यही होगा जो हो रहा है। 79 में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान आया है, उसके बाद हमारे रूल्स 5-6 मंजिल तक थे। एनजीटी के रूल के बाद जब एनजीटी इन्फोर्स हुआ है, उसके बाद हमारे जितने भी प्लान, नई परमिशन हमने दी है, हमने 2 स्टोरी पे ही दी है। शिमला में हुई भारी तबाही के बाद अब जाकर सरकार जागी है और शिमला समेत सभी शहरों में कंस्ट्रक्शन की जांच की बात कह रही है। हिमाचल सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के मुताबिक सरकार अध्ययन करेगी कि आखिर कैसे ऐसी आपदा आई। इस तबाही ने शिमला को गहरे जख्म तो दिए ही हैं, लेकिन सरकार के नियमों पर भी सवालिया निशान छोड़ दिए हैं। शिमला से वीडी शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 22 अगस्त को होने वाली हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी कि आने वाले वक्त में कैसे ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का नुकसान कम से कम हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं। लेकिन इतना तो तय है कि विकास और पर्यावरण का बैलेंस बना रहे, इसके मानक बहुत पहले तय हो जाने चाहिए थे। अंधाधुंध निर्माण का बोझ अब हमारे पहाड़ और पर्वत नहीं उठा पा रहे। बाल विवाह हमारे देश में नहीं होते। बड़े शहरों में बैठे हम सब शायद यही सोचते होंगे, लेकिन हमारे अंदरूनी इलाकों में इस सामाजिक कुप्रथा का अभी भी चलन है। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में गन्ने के खेतों में मजदूरी करने वाले समाज में बाल विवाह प्रचलित है। वजह सामाजिक के साथ साथ इन परिवारों के आर्थिक हालात भी हैं। हमारी विशेष रिपोर्ट। शादी के मंडप के बाहर
एक महिला और बीड़ पुलिस प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच इस लड़ाई का मुद्दा महिला के परिवार में हो रहे बाल विवाह को ऐन मौके पर रोका जाना है। इस साल जनवरी से जुलाई महीने के बीच महाराष्ट्र के बीड़ जिले में प्रशासन ने इस तरह के 160 से भी ज्यादा बाल विवाहों को रोका है। इसी जिले में रहने वाली इस नाबालिग लड़की की शादी की जानकारी प्रशासन को जब मिली तो शादी के आधे घंटे पहले ही इसे रोक दिया गया। लड़की के माता पिता उसके साथ नहीं रहते हैं। उसके चाचा चाची को कम उम्र में शादी करवाना इसीलिए सही लगा क्योंकि उनकी अपनी शादी भी बचपन में ही हो गई थी। बीड़ जिले में करीब 7 लाख से ज्यादा लोग गन्ने के खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, जो हर साल 6 महीने के लिए घर से दूर रहते हैं। ऐसे में अपनी बेटी को अकेले घर पर छोड़ने के बजाय इनके परिवार वाले बच्चियों की छोटी उम्र में शादी करवाकर सारी जिम्मेदारी ससुराल वालों को सौंप देना चाहते हैं। यही वजह है कि बच्चे अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते और आगे चलकर उनके रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं। मुझे पूर्ण साज घालून जाणारच होते। मैं अपनी शादी के लिए पूरी तैयार हो चुकी थी और तब तक पुलिस शादी के मंडप में पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि मेरी उम्र कम है। लोगों ने पुलिस वालों से झगड़ा किया। उसके बाद हम घर लौट आए। घर आने के बाद हर कोई दुखी था। उसके बाद पुलिस स्टेशन ले जाकर मुझे इस कानून के बारे में बताया गया। अब 1 साल बाद मैं शादी करूंगी। आतापर्यंत भरपूर झाले। गाँव में अब तक इस तरह के कई बाल विवाह हुए हैं। हमें पता ही नहीं था कि इस तरह से शादी करना गैर कानूनी है। हमारे घर की शादी को रोकने के बाद पता चला कि बाल विवाह करना अपराध है। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं। इन लड़कियों को ज्यादा दिन तक हम अपने घर पर नहीं संभाल सकते। लड़की की सुरक्षा का भी खतरा रहता है, इसलिए शादी करवा देते हैं। मेरे घर में शादी रोके जाने के बाद अब हमारे गाँव में कोई बाल विवाह नहीं कराएगा। महाराष्ट्र में बाल विवाह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में भारत में 1050 बाल विवाह के मामले सामने आए। महाराष्ट्र भी इस मामले में पीछे नहीं है। 2017 में महाराष्ट्र में बाल विवाह के 20 मामले दर्ज हुए, जबकि 2018 में 13 मामले। 2019 में ये मामले बढ़कर 20 हो गए। 2020 में 50 मामले दर्ज हुए और 2021 में महाराष्ट्र में बाल विवाह के 82 मामले सामने आए। सामाजिक कार्यकर्ता तत्वशील कामले बताते हैं कि बीड़ में गन्ने के खेतों में मजदूरी करने वाले कई परिवार अपने बच्चों की जल्दी शादी इसलिए भी करवाते हैं क्योंकि गन्ना खेतों में जोड़ों को मजदूरी के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। पुलिस प्रशासन ने भी अब ऐसे विवाहों को रोकने और पीड़ित परिवार वालों को काउंसलिंग देने का काम शुरू किया है। विश्व गुरु बन रहे भारत की एक सच्चाई ये भी है कि छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी करा दी जा रही है। अब जहां स्थानीय प्रशासन सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अब भी बड़े पैमाने पर बाल विवाह को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। अब सोचिए, अगर महाराष्ट्र केवल एक जिले में इस तरह के हालात हैं तो दूसरे जगहों पर हालात और कितने खराब हो सकते हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं, ताकि लड़की जब 18 साल की होती है परिवार वाले उसकी शादी ना करा दें बल्कि उसे और सशक्त बनाएं। बीड़ से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और भारत में बाल विवाह के कानून द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की धारा 10 के मुताबिक आरोप साबित होने पर बाल विवाह से जुड़े सभी आरोपियों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी। धारा 9 कहती है कि अगर लड़का बालिग है और लड़की नाबालिग तो आरोपी लड़के को सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन हकीकत तो यही है कि कानूनी प्रक्रिया तभी कारगर होगी जब शिक्षा, जागरूकता सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ने में साथ दे। कुछ घरों और इलाकों में अपशब्द और गालियां आम बोलचाल में घुल मिल चुकी हैं। कुछ इतनी घुली मिली हैं कि ये सामाजिक ताने बाने में बिना शब्दों के सही मतलब को समझे इस्तेमाल कर ली जाती हैं। इसी को बंद कराने की मुहिम शुरू हुई है। हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा के हिसार का कुंवारी गांव, यहाँ हर घर के बाहर इस तरह के चार्ट लगे हैं जिस पर लिखा है गाली बंद घर। हर रोज घर में कौन कितनी गाली देता है इस चार्ट में उसका पूरा ब्यौरा होता है। बच्चे बड़ों का हिसाब रखते हैं और बड़े बच्चों का,
और फिर देखते ही देखते गांव के लोगों ने गालियों का इस्तेमाल बंद कर दिया। हर महीने जो है या हर तारीख को ये टिक करते हैं और महीने की लास्ट डेट को हम ये उनसे डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ताकि उन्हें पता चले कि हम ये क्या कर रहे हैं लड़कियों के लिए। हाँ मतलब देते थे, मतलब पेरेंट्स भी थोड़ी बहुत निकल जाती है, वैसे लड़ाई वगैरह होती है बच्चों से भी, मतलब हमारे बहन भाइयों से भी निकल जाती थी। तो जैसे जब से ये मतलब चार्ट लगा हुआ है तब से गालियाँ देना कम हो चुकी है। अगर हमारे घर में अगर गाली देते तो वो बंद होगी, तो आसपास हमारे पेरेंट्स सब और कोई गाली देता है तो उन्हें भी हम समझा सकते हैं। अगर हम अपने घर वालों को नहीं समझाएंगे, वो कहते हैं तुम्हारे घर के तो गाली देते और हमें समझाने आ गए तुम, तो इसलिए पहले घर से शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। आप क्या करो, उनके साथ आराम से बैठो और बैठकर कहो कि पापा। गाली बंद घर अभियान को चलाने वाले सुनील जगलान ने ये अभियान हरियाणा में अपने जींद इलाके के गांव से सरपंच होने के नाते 2014 में शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उनका ये अभियान बढ़ता गया और हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के 142 गांव तक और शहरों तक पहुंच चुका है। हमारे यहाँ पर 4th क्लास के बच्चा भी जो है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे गाली आती है और सारी गाली महिला केंद्रित होती है, वीमेन सेंट्रिक होती है, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई होती है। तो इसके लिए सोचा कि पहले जागरूकता कार्यक्रम करें, लेकिन फिर मुझे आइडिया ध्यान आया और मैंने इसका एक चार्ट बनाया, गाली बंद घर चार्ट। उस गाली बंद घर चार्ट को हमने घर और स्कूल क्लासरूमों में लगाना शुरू किया। इस अभियान में अब पंचायतें जुड़ रही हैं, देश के बाहर कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी इसे लेकर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस अभियान से जुड़ने की अपील की गई है। अभियान का असर दिखने लगा है। काफ़ी सारे बच्चों ने कहा कि हमने हमारे दादा की गाली छुड़वा दी, हमने दिखाया दादा देखो 10 दिनों में तुमने कौन कौन सी गाली दी है। ऐसे ही कुछ ने बताया, कुछ ऐसी दिल्ली के अंदर की फैमिलीज भी थी, लड़कियां थी, उन्होंने बताया कि बहुत सारी गालियां तो हम ही देते थे और वो वीमेन सेंट्री की होती है, लेकिन हमें मीनिंग का भी नहीं पता था इन चीज़ों का। तो टू अनलर्न द लर्न का जो प्रोसेस हमने सिखाना चाहा, वो 142 गाँव में कश्मीर के पुलवामा से लेकर और महाराष्ट्र के नागपुर तक के गाँव में हमने शुरू किया। सबसे ज़्यादा गालियाँ अब OTT प्लेटफॉर्म पर हैं, इसलिए सुनील जगलान ने सेंसर बोर्ड और कलाकारों को पत्र लिखकर गाली बंद करने के लिए कहा है। हंसी मजाक में, गुस्से में या भावनाओं में गालियां देना आम बात हो गई है और ये गालियां आम बोलचाल की भाषा में घुल मिल गई हैं, जिसका असर साफ तौर पर समाज में देखा जा रहा है। अब इस असर और इस चलन को कम करने के लिए गाली बंद घर मुहिम कितना रंग लाती है, ये देखना होगा। हिसार से अपने सहयोगी सुनील रवीश और नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं, हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होंगी। नमस्कार।